लखनऊ के एक डॉक्टर को 1.5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 48 लाख रुपए ऐंठे गए। 20 अगस्त को उन्हें एक कॉल आता है। फोन करने वाला खुद को मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित एक कोरियर और सर्विस का अधिकारी बताता है और उन्हें कहता है कि आपके मोबाइल नंबर से ईरान के अरमान अली को पार्सल भेजा गया है, जिसमें जाली पासपोर्ट हैं, लैपटॉप है, पेन ड्राइव और ड्रग्स हैं। वह उन्हें यह भी बताता है कि आपके खिलाफ क्राइम ब्रांच मुंबई में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जिसके बाद उन्हें मुंबई डीसीपी का फोन आता है और वीडियो कॉल पर अरेस्ट करके उनसे 48 लाख रुपए वसूल लिए जाते हैं। गाजियाबाद की मनिका गुप्ता को भी 24 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया। फिर उन्हें उनके ही बैंक से लगभग 9 लाख रुपए का लोन दिलाया गया और वो रकम ठगों ने अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। नोएडा के एक बैंक मैनेजर को अरेस्ट कर लगभग 52 लाख रुपए की ठगी की गई। नोएडा के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से लगभग एक सप्ताह तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। लेकिन क्या है डिजिटल अरेस्ट और क्यों ईमानदार लोग भी इतने डर जाते हैं कि वो बिना किसी गलती के ही ठगों को अपने जीवन भर की कमाई दे देते हैं? दरअसल डिजिटल अरेस्ट आम लोगों के बीच मौजूद पुलिस, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के डर का फायदा उठाकर ठगी करने को कहा जाता है। ठग आपके पास इन्हीं संस्थाओं का अधिकारी बनकर आपके पास फोन करते हैं और आपके डर का फायदा उठाते हैं। अमूमन बोला जाता है कि आपके नंबर से एक अकाउंट खोला गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, या फिर आपने कोई कुरियर किया है जिसमें ड्रग्स हैं या कोई इलीगल है सब्सटेंस मौजूद है। जिसके बाद एक ठग आपकी कॉल सीनियर अधिकारी को ट्रांसफर करता है। वो भी ठगी है। वहां आपको डराया जाता है, साथ ही यह भी बताया जाता है कि अगर आप कॉल पर बने रहेंगे या फिर जांच में कोऑपरेट करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपको इस तरीके से कॉल पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। कई बार वीडियो कॉल पर अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी आप कॉल कट नहीं कर सकते। जिसके बाद कई तरीकों से आपसे उगाही की जाती है। कई बार तो विक्टिम अपना नाम जांच से हटवाने के लिए, कई बार मनी लॉन्ड्रिंग की फेक जांच के लिए ये पैसे आपसे कुछ अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कराए जाते हैं और विक्टिम डर के मारे अपने पूरे जीवन की कमाई ठगों को सौंप देते हैं। लेकिन आम लोगों का तो समझ में भी आता है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो अक्सर पढ़े लिखे आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर, इस तरीके के हाई प्रोफाइल लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आज जुड़ी हैं श्वेता जी साइबर सेल से। मैम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल लोग ही क्यों हो रहे हैं? देखिए, हाई प्रोफाइल लोग इसका सबसे ज्यादा शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो मल्टीपल एप्स यूज करते हैं। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करेंगे, होटल्स बुक कराने के लिए करें या टैक्सी बुक कराने के लिए करें, या और भी कई ऐप होते हैं जिनका वो यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा डेटा लीक होता है और ये टेलीग्राम और डार्क वेब के जरिए अवेलेबल होता है आपका डेटा। ये डेटा हैकर्स के द्वारा या साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा ले लिया जाता है और उसके बाद वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आप पर वॉच रखते हैं। आप अपना डेली रूटीन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहते हैं, जिसको वो लगातार वॉच रख रहे होते हैं। और वॉच रख के वो एक सेटअप तैयार करते हैं कि कौन व्यक्ति अगर कोई शॉपिंग से रिलेटेड है तो वो उसके कोरियर पार्सल वगैरह में कोई नार्कोटिक्स, ड्रग्स वगैरह की बात करेंगे। यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग एक सेटअप तैयार किया जाता है जिसमें मल्टीपल एजेंसीज होती हैं और मल्टीपल एजेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी जो रिटायर्ड मेजर जनरल साहब थे, उनके साथ जो ठगी की गई, उसमें उनको ये बताया गया कि उनके कुरियर पार्सल में नार्कोटिक्स, ड्रग्स पाए गए थे। तो उनसे जब बात कराई गई तो एक कोरियर कंपनी वालों ने बात की, उसके बाद पुलिस ने बात की। पुलिस के भी मल्टीपल एजेंसीज रहते हैं, जैसे इंस्पेक्टर हो गए, डिप्टी एसपी हो गए, एसपी हो गए, और उसके बाद सीबीआई और नार्कोटिक्स ब्यूरो उनसे बात करते हैं। सारा सेटअप इस तरीके का होता है कि आपको बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि ये पुलिस या नार्कोटिक्स ब्यूरो वाले नहीं है। उसके बाद तीसरा वो लेते हैं आपका डर। जो जितना हाई प्रोफाइल व्यक्ति होता है उसकी इमेज खराब होने के लिए वो उतना ही ज्यादा कंसर्न रहता है, उतना ज्यादा डरा रहता है। और इस बात का साइबर क्रिमिनल्स बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं और आप जितने ज्यादा डर जाते हैं वो उतने ही ज्यादा पैसे आपसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए हाई प्रोफाइल लोग इसके ज्यादातर शिकार होते हैं। मैम, अक्सर ऐसा देखा गया है कि विक्टिम लंबे समय तक डिजिटली अरेस्ट रहते हैं, वो हिल डुल नहीं पाते, अपनी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसके पीछे सवाल ये उठता है कि वो इतने लंबे समय तक शिकायत क्यों नहीं करते, हालांकि वो सब हाई प्रोफाइल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको सबसे पहले कुरियर वाले से बात कराई जाएगी, वो एविडेंस भी देगा, उसके आप वो फर्दर तैयार करते हैं, मैं अरेस्ट मेमो तैयार करेंगे आपकी। पुलिस से भी बात कराई जाएगी, पुलिस में आपकी एक रैंक पे बात करा दी, जैसे इंस्पेक्टर से बात करा दी,
फिर आपको समझ नहीं आया तो कहेंगे आप हमारे सीनियर से बात कीजिए, फिर वो कहेंगे हमारे और सीनियर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आपके नारकोटिक्स ड्रग आपके पार्सल में बताए हैं तो आपके नारकोटिक्स ब्यूरो वाले एजेंसी से बात कराएंगे। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आपको कई लोगों से बात कराई जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि आपका आधार कार्ड नंबर यही है, आपका अकाउंट नंबर यही है, कुछ फर्दे बनाएंगे, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है उनके द्वारा, और सील मोहर करके सब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही बैठे हैं और वहां पर सारी प्रक्रिया आपके सामने चल रही है। लेकिन ये हो रहा होता है फोन पर और डिजिटल माध्यम के द्वारा, इसीलिए इसको आप अरेस्ट नहीं है, आप जा सकते हैं उठ के जाना चाहें, लेकिन वो आपको इतना उलझा कर रखते हैं कि आप सारी प्रक्रिया में उलझे वहीं पर बैठे रहते हैं और कॉल कट नहीं करना चाहते कि कहीं आपकी रेपुटेशन कोई खराब ना हो जाए या आपका कोई नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए आप लंबे टाइम तक वहां बैठे रहते हैं और अरेस्ट रहते हैं। इससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। पुलिस कभी भी आपको ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस को आपको अरेस्ट करना होगा, वो मैन्युअली आपके पास आएगी, आपको अरेस्ट करेगी। आप तो अरेस्ट से पहले आपसे पूछताछ की जाती है, आपको थाने लेकर जाएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही वो आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि पुलिस कभी भी किसी को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। मैं पुलिस से हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक डिप्टी एसपी हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा तो पहली बात, आप डिजिटली अरेस्ट नहीं होंगे। दूसरा होता है कि वो आपके सिर्फ डर का फायदा उठा रहे होते हैं। आप अपनी निजी जानकारी कभी सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए, आप अपने रियल टाइम रूटीन सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए। ऑनलाइन कभी भी ऐसे कोई कॉल आते हैं उनको एंटरटेन मत करिए, ऑनलाइन पैसों के ट्रांजैक्शन मत करिए। पुलिस कभी भी आपसे ऐसे कोई ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कहती, इवन पुलिस ही नहीं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपसे इस तरीके के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कहती है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। अगला है कि हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसको सारी परमिशंस दे देते हैं, तो हमें उसको अपनी सारी परमिशंस नहीं देनी है, क्योंकि उससे वो हमारा डेटा लीक कर लेते हैं। अगर आपके साथ फिर भी फ्रॉड हो गया है और आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी है तो आपके गोल्डन आवर्स रहते हैं कि आप तुरंत जाए, पास के जो पुलिस स्टेशन है उसमें सूचना दें। हर जिले में साइबर थाने हैं, वहां पर आप इसकी सूचना दीजिए, क्योंकि अगर आप जल्दी से सूचना दे देंगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो पैसा है, पुलिस उसको फ्रीज करा सकती है। मैम, एक आखिरी सवाल रहेगा कि पुलिस इस क्राइम को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और अब तक उनके उठाए कदमों से उन्हें कितनी सफलता मिली है, या कुछ ऐसे केसेस हैं जहां वो सक्सेस उन्हें मिली हो? देखिए, प्रत्येक जिले में साइबर थाने बनाए गए हैं। साइबर क्राइम के लिए वेब पोर्टल है cybercrime.gov.in। मैं रिपीट कर देती हूँ, cybercrime.gov.in। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1930। इनके माध्यम से अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी जल्दी हम अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं पुलिस को उतनी ही सफलता मिलती है आपका केस सॉल्व करने में। ये गोल्डन आवर्स होते हैं, आप जितना डिले करेंगे साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट कराने में उतने ही सफलता से दूर होते जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बचने के लिए आपको भी हद से ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और अगर आपके पास भी किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है या फ़ोन पर किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी भी अन्य तरीके की जांच की बात कही जाती है, तो आपको तुरंत फ़ोन कट कर देना चाहिए और इसकी कंप्लेंट साइबर सेल में भी करनी चाहिए। एक बात याद रखिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें जागरण बिजनेस।